बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हाजिर है हम आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं मियाँ इमरान, जो कि कॉलम निगार हैं। आप बहुत ही हमारे लिए मौजूद मेहमान हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। सर, आप सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? बहुत शुक्रिया बानो, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए जी, हम देसी लोग हैं और सुबह का आगाज़ भी देसी अंदाज में ही करते हैं, जैसे शायद आप भी करती हैं और बाकी लोग भी करते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं और उसके बाद फ्रेश होकर ऑफिस की तैयारी करते हैं और फिर ऑफिस आ जाते हैं। फिर रूटीन लाइफ और फिर शाम को घर वापस जी। और घर जाके कॉलम लिखते हैं और पॉलिटिकल शोज़ अगर कहीं हों तो वहाँ चले जाते हैं और कुछ अपनी मसरूफियात हैं। सर, आप अपनी लाइफ के बारे में भी हमसे डिस्कस करें। हाँ जी, अपनी लाइफ के बारे में भी डिस्कस करें हमसे। नहीं, लाइफ तो आपके सामने ही है। लाइफ तो बड़ी सिंपल है जी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। शादीशुदा शख्स की लाइफ कैसी होती है ये मेरे ख्याल से तमाम शादीशुदा हज़रात जानते हैं। तो रूटीन लाइफ है जी, इस वक्त तो कुछ ख़ास नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो करंट इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या फिर जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, उसके हवाले से ज़रा मसरूफियात थोड़ी ज़्यादा रहती हैं और हल्का अहबाब में भी कुछ ऐसे लोग ज़्यादा ही शामिल हैं जो कि इकॉनमी को और पॉलिटिक्स को देखते हैं। तो क्योंकि कॉलम पढ़ने वाले लोग हैं, वो ईमेल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके साथ भी उनके जवाब देते हुए भी सारा दिन तकरीबन उसमें एक हिस्सा 1-2 घंटे उसमें गुजर जाते हैं, क्योंकि मैं बड़ा ज़िम्मेदारी से आंसर करता हूँ अपने तमाम जो मेरे कारी हैं जी। तो बस यही ज़िंदगी के नाम है, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है ज़िंदगी में। बस थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन है जी। और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, टैक्स कंसल्टेंट हूँ जी। जी। और कॉलम निगार हूँ जी। और ये कभी कभी बस ये तज्जिए के लिए लोग बुला लेते हैं। जी। जी। वैसे तो कुछ नहीं आता मुझे तज्जिए वगैरह देना, भी नहीं लेकिन खैर बुला लेते हैं आप जैसे कि नाम है दोस्त, तो फिर हम चले जाते हैं वहाँ पे। दिस इज़ ऑल अबाउट वेरी सिंपल लाइफ, नथिंग स्पेशल। सर, बैलेंस करना होता है ना, एक पर्सनल लाइफ भी है, जिसने आपने बताया कि आप इन कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। तो कभी हो जाता है कहीं पार्टी पे जाना है, कोई वेडिंग सेरेमनी है, तो आप उसके लिए कैसे टाइम निकालते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, देखिए आजकल तो आपको पता है वेडिंग का सीज़न है, तो वो तो जब आप मैरिड ना हो तो फिर तो आप इन सब इवेंट्स को अवॉइड कर लेते हैं। बड़ा अच्छा वक्त होता है वो कि गए ठीक है, ना गए तब भी ठीक है। लेकिन जब आप एक फैमिली के अंदर मूव कर रहे होते हैं और फिर जब आपको लोग इनवाइट करते हैं और आप ना जाएं, तो उसका एक बहुत ज़्यादा मनाया जाता है बुरा कि जी आप क्यों नहीं आए और क्या वजह बनी। तो मेरे ख्याल से इस तरह क्या नाम है, शादी के बाद तो इन चीज़ों को अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। बाकी जो दावतें वगैरह हैं, रूटीन के मामलात हैं, वो तो फिर चलते ही रहते हैं ना। हमारी कुछ फैमिली बड़ी है और कुछ दावतों का साइज़ भी बड़ा होता है, तो हालांकि एक ही तरह के चेहरे होते हैं हर दावत में, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता ही है। शुरू में मैं बोर हो जाता था कि यार एक ही चेहरे हर दावत में, 40-50 लोग एक ही हर दावत में मौजूद होते हैं, वही चेहरे। लेकिन बाद में पता चल गया कि यही चेहरे हैं जी, इन्हीं के साथ गुजारना टोकर। बानो, मेरे ख्याल से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है टॉप स्टोरीज का। कोरोना मुज़ोर पर 24 घंटों के दौरान 3,113 नए मरीज सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.20% तक पहुंच गई। पंजाब में आइंदा साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। हुकूमत ने जलसे में रुकावट डाली तो पूरे शहर में आवाम सड़कों पर होंगे। राना सनाउल्लाह। वजीर खारजा शाह महमूद और अफगान हम मनसब में मुलाकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। जनरल नदीम रजा की ताजिकिस्तान के सदर समेत दीगर आला और सियासी अक्सरी क़यादत से मुलाकात। भारतीय फिजाइया का MiG-29 लड़ाका तैयारा समंदर में गिरकर तबाह। और बिलावल भुट्टो कोरोना में मुब्तला, बहन की मंगनी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। टॉप स्टोरीज तो आवाम ने जान ली, क्यों ना सर से जान लिया जाए कि सर, आपने भी बात की शादी की, तो अब आपको ये भी पता है कि कोरोना जो है वो दोबारा से अपना सर उठाने लग गया है, पंजे गाड़ रहा है। तो आपने क्या शादियों में चीज़ देखी कि SOPs का ख्याल किया गया हो? नहीं, देखिए असल में जो गवर्नमेंट ने SOPs जिनको कहा है ना, दरअसल वो SOPs नहीं है। आप ये थोड़ा सा ना इस पे मैं अपने जो नाज़रीन उनको बताना चाहूँगा कि ये क्या SOPs हुए कि आप छत के बगैर वाले हॉल में शादी करेंगे जी। अच्छा, ये क्या SOP है जी? इससे क्या होगा? इससे आपका क्या नाम है, कोरोना रुक जाएगा क्या? कोरोना बंद छत के अंदर आता है, खुली छत में कोरोना नहीं हो सकता।
आपने अगर एसओपीज बनाने हैं तो उसके लिए आप इन हॉल्स वालों को भी इजाजत दें कि शादियां करें, लेकिन आप थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दें। वहां पर एसओपीज जो है वो अंदर जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, मास्क का इस्तेमाल है, वो करें, लेकिन वहां पर तो ऐसा नहीं है। सर देखा जा रहा है कि हुकूमत ने तो अपनी एसओपीज दी हैं, लेकिन आवाम जो है इसका साथ नहीं दे रही है। अगर ये लोग शादी हॉल के लिए भी इजाजत दे दे तो अभी नहीं अमल हो रहा, तो क्या जो आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन कर लें, वो अभी नहीं कर रही आवाम, तो बाद में कर सकती है? देखिए क्या बात है कि जो पॉलिसीज है ना वो आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए। अगर उसमें अवाम का रद्द अमल शदीद हो और अवाम कुछ और चाह रहे हो, हुकूमत कुछ और कर जाए, तो उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप प्रैक्टिकल बात करने लगा, आप क्या नाम है मेकअप शेकअप आप करती हैं, पार्टीज में भी जाती हैं, जब घर की खवातीन हैं और जब उसने 50,000 का मेकअप करवाना है, लाख रुपए का मेकअप करवा के उसने शादी में जाना है, अब वो मास्क पहन लेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उसको मौत का फरिश्ता भी दिखा देंगे तो मास्क नहीं पहनेगी, क्योंकि मेरी तो तस्वीरें उतरनी है। तो ये बेसिकली इम्पॉसिबल है। सर मौत का फरिश्ता तो पहले ही नीचे आया हुआ है कोरोना की वजह से। लेकिन आप देखें ना कि आप उनको कहें कि आप मास्क पहने और वो कहेंगे नहीं नहीं हमारी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, हमारा मास्क को लग जाएगी, हमारे मुंह पे लग जाएगी। ये तो आवाम की है ना नाहली, वो आवाम की नाहली नहीं है। असल में एसओपी इस तरह से होने चाहिए कि अगर आप एक हॉल के अंदर 500 लोगों की गुंजाइश है तो आप सख्ती से वहां पर पुलिस इन्फोर्स करें, वहां पर लोगों को कहें कि वो जाके वहां पर देखें पुलिस के वहां पर क्या एसओपी को फॉलो किया जा रहा है, कि एक के टेबल के ऊपर क्या 2 से 4 लोग बैठे हुए हैं। अगर तो वो 2 से 4 लोग बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एसओपी को फॉलो नहीं हो रहा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को जबरदस्ती कहें कि जी ऊपर की छतें उड़ा दें, अब देखें ना बाज़ ऐसे शादी हाल के मालिकान हैं जो मार्कीज लगाते हैं, मेरे दोस्त हैं कुछ, उन्होंने क्या किया है कि जी अपने अब जो छत मार्की की छतें हैं वो खोली हैं जी। अब वो खोल के वो अब 4 दीवारी जो है मार्की की उसके अंदर शादी कर रहे हैं। अब ये बताइए कि क्या नाम है, कोरोना नहीं रुकेगा। पुलिस का एलिमेंट बताया है, आपको हाल ही में पता होगा कि इसी तरह कारोबार को जब उन्होंने बंद करना चाहे कि पुलिस को लगाई ड्यूटी तो हंगामा आराई हो गई। अब आप कह रहे हैं शादियों में ऐसे जो है पुलिस को भेजें, क्या वहां हंगामा आराई नहीं होगी? देखिए जी हंगामा आराई होगी तो पुलिस का काम क्या है? अगर पुलिस वहां पर नहीं मानेंगे रेस्टोरेंट वाले के, अगर रेस्टोरेंट नहीं मानेंगे तो फिर आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सर लड़ाई झगड़ा अगर आप 1-2 दफा करेंगे तो तीसरी मत में ऐसा नहीं होगा। आप ये इस चीज को मद्देनजर रखें, ये नहीं है कि हर दफा लड़ाई हो जाएगी। जब शादी हाल मालकान को देखिए, उसका जो मेन कंसर्न है ना शादी हाल मालकान का, वो ये है कि मेरे कस्टमर खराब ना हो, जिनसे मैंने डिपॉजिट्स लिए हैं, जिनसे मैंने पैसे लिए हैं, जिनसे मैंने बुकिंग्स ली हैं, मेरी वो वापस ना जाए। ठीक है, आप ये इंश्योर कर दें कि भाई तुम्हारी बुकिंग वापस नहीं जाएंगी, तुम्हारा जितना भी काम है वो नहीं रुकेगा, तुम बस एसओपी को फॉलो करो, हम यहाँ बैठे, और वो आपके साथ मिलके करवाएगा। आप ये देख लीजिएगा, आप उनके साथ आपने मिलके वो करवाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो एक लॉजिकल बात है ना, एक समझ में आती है। जो चीज समझ में नहीं आती वो ये है कि बंद कर दें। सर ये तो चले शादी हॉल्स के हवाले से होगी बात। आप ये देखेंगे जलसे जलूस जो हैं इन पे भी इमरान खान साहब ने कहा है कि नहीं होने चाहिए, और बिलावल साहब को भी अब कोरोना हो चुका है, तो आप इस पे क्या कहते हैं कि पीडीएम की तहरीक अब चलनी चाहिए, उन्हें जलसे जलूस करने चाहिए? देखिए जी बात है कि एज पर रूल्स तो ये जलसे नहीं होने चाहिए जी। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि कोरोना फैल रहा है और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारे ये वार्निंग जारी कर रहे हैं कि जलसे जुलूस ना किए जाएं, इससे कोरोना फैल सकता है, तो अपोजिशन को इस पे सोचना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि जी देखिए हुकूमत झूठ बोल रही है, हुकूमत साजिश कर रही है, क्योंकि अपोजिशन के भी बहुत से रहनुमाओं को कोरोना हो गया है जी। मिसाल बिलावल भुट्टो साहब हैं, कमरुज़्मान कायरा साहब हैं, कमरुज़्मान कायरा साहब हैं पीपल्स पार्टी से, नून लीग से सफदर साहब हैं, मरियम साहिबा के जो शोहर हैं उनको भी कोरोना हो गया। तो इसका मतलब है कि हुकूमत झूठ नहीं बोल रही है। तो ये जो जलसे हैं वैसे भी पीडीएम के अंदर से हवा तो निकल चुकी है, अब ये जबरदस्ती खींचना धकेलना इसका क्या फायदा होगा? इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जरा सर अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि जी हमने तो कर दिया। अब आप देखें ना कि दादी की डेथ हो गई है मरियम साहिबा की, ठीक है, अब वो कार्गो में वहां से मैयत आई हुई है और बीबी कह रही है कि मैंने जलसे में जाना है। वो खुदा का वास्ता ले कि आपके लिए जनाजा जरूरी है कि जलसा जरूरी है? आप जलसे को पोस्टपोन कर लें, कुछ 6 दिन बाद रख लें, तो कम से कम जनाजा तो पढ़ा दें। और ऊपर से ट्वीट करती हैं कि मुझे मियां साहब ने हिदायत की है कि आप जलसे में जरूर जाएं। इसका मतलब है कि मियां साहब को जो जलसा है वो मां की मैयत के जनाजे से ज्यादा अजीज है। वो तो खुद भी तो नहीं आ रहे ना सर, ये भी तो देखिए उनका खुद नहीं आ रहे और बेटी को ये उन्हें अपनी करप्शन अजीज है।
और बेखुद नहीं आ रहे और बेटी को आगे कर रहे हैं, और वहां से एक रहनुमा नहीं आया साथ। आप ये देखिए, मां की लाश को कार्गो करा दिया, खुदा का खौफ करें यार। आपके पास क्या इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आप एक चार्टर तैयार करवा के वालदा की अपनी मैयत को पाकिस्तान भिजवा देते यार, किसी को साथ ही भिजवा देते। आप शेर अली वहां पर है, आप शेर अली वहां पर है, इसहाक डार के बच्चे वहां पर है, वो इतनी पार्टी आपकी है, किसी को साथ भिजवा देते। आपने तो लावारिस करके लाश भिजवा दी है। क्या पता सबके सब करप्शन में मुलविस हैं सर, कैसे आए नहीं जी, बात करप्शन में मुलविस होने की नहीं है, बात गट्स होने की है। ये क्या चाहते हैं, इनकलाब लाना, और इनकलाब ऐसे आ जाता है, इनकलाब छुप छुप कर आता है। क्या तैयब उर्दगान ने इनकलाब छुप कर लेकर आए थे? वो तैयब उर्दगान जब इनकलाब लेकर आए थे तो फ्रंट फुट पे आके खेले थे, उनका जी आगे पकड़ो मारो मुझे, जो तुमने करना कर लो मेरा। आप वहां बैठ के इनकलाब ला रहे हैं, खुदा का खौफ करें। और यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप कि जी आप जलसे के लिए बाहर निकले। ओ भाई, तुम तो वापिस आओ, फिर तुम अपने बच्चों को लेकर आओ, तुम निकलोगे तुम्हारे नहीं पीछे हम भी निकल जाएंगे। ऊपर से मीडिया वालों को कहते हैं कि आप भी डट जाएं। जनाब, हम कैसे डट जाएं? पहले आप डटे फिर हम भी डट जाएंगे। आप पाकिस्तान है, आप पूरा मीडिया आपके पीछे पीछे खड़ा होगा। तो सख्ती से मीडिया को भी मना किया कि कोई भी जलसे की कवरेज नहीं करनी है, वरना इसके खिलाफ एक्शन होगा। नहीं, मैं समझता हूँ बेहतर किया है। देखिए, अगर तो जलसे बहुत बड़े हो रहे होते हैं ना, बहुत कामयाब जलसे हो रहे होते हैं, तो ये सारा समझ आता था कि हाँ ठीक है, ये गवर्नमेंट बहुत परेशान है। गवर्नमेंट वाकई एसओपीज की वजह से परेशान है कि अगर ये तादाद बढ़ गई, देखिए अब आप रोज तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। बिल्कुल, अब आज भी ज्यादा आज का देखिए 3000 से ज्यादा केसेस हैं और 54 के करीब हलाकतें हैं। ये कोई मजाक नहीं है, 54 लोग मरे हैं, कोई जानवर नहीं मरे। और जो मरे हैं वो क्या नाम है, किसी का बेटा, भाई, बहन, चचा, मामी, मामा, किसी का रिश्तेदार, ये इंसान मरे हैं। और खुदा का खौफ करें कि थोड़ा सा ख्याल करें। आप इसको थोड़ा पोस्टपोन कर लें। बीबी, गवर्नमेंट भी इधर ही, आपके जलसों से अगर हुकूमत गिरनी होती ना तो हम आपके साथ खड़े होते। इमरान खान ने तारीख का बदतरीन, बेहतरीन और सबसे बड़ा धरना दिया और सबसे लंबा धरना दिया और वहां जलसे किए, जुलूस किए, तो क्या आपकी हुकूमत गिरा दी उसने? नहीं गिराई। इलेक्शन के बाद ही हुआ ना, जो नहीं गिराई। तो इसी तरह आपके पास तो इमरान खान जितनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप तो अपना राजा राजी कर रही हैं कि जी देखिए हम तो जा रहे हैं जी, हम तो जा रहे हैं, हम तो देखे नहीं कर रहे हैं। सर, मैं तो कहती हूँ कि नून लीग की जो सियासत है ना, वो डेड पॉइंट पर आ चुकी है। वो लोग समझने को तैयार नहीं है और पीडीएम के जलसे में इसमें शिरकत करके हुकूमत को कमजोर करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक ना बात सुनिए कि जो मैं आपको बताता चलूं, जो सियासत होती है ना, वो खत्म नहीं होती है। सियासत मरने के बाद भी जिंदा रहती है आने वाली नस्ल के लिए। भुट्टो का नाम आज भी जिंदा है। सियासत खत्म नहीं होती है। सियासत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आप उसे खुद खत्म नहीं करना चाहेंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर आप करप्ट हैं, आप झूठे हैं, आप के फ्रॉडिये हैं, जो भी हैं, आपकी सियासत खत्म नहीं। देखें ना, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में एक भी वोट नून लीग को नहीं डाला, मैंने इस बिहाफ पे कहा कि उनकी सियासत को अब नहीं रख रहा। वोट तो खैर नून लीग को मिला है वहां पे, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान और जो आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन होता है वो प्रो गवर्नमेंट होता है। आप उसमें जब गवर्नमेंट बनती है तो वो जो पाकिस्तान के अंदर जो वफाक में हुकूमत बनी होती है, उसी पार्टी की हुकूमत वहां पर आती है। ये ट्रेंड है पहले से ही। तो इस दफा भी तहरीक इंसाफ नहीं जीतना था, इसमें कुछ दूसरी राय नहीं थी, और ये जो हार हुई है उनकी वहां पे, तो मैं समझता हूँ आप ये देखिए ना कि आजाद उम्मीदवार को भी इसमें बड़ा सपोर्ट मिला है, उन्हें वोट पड़े हैं। देखिए, आजाद उम्मीदवार को भी लोग बेसिकली आजाद उम्मीदवार को ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। वो खैर वो तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाएंगे। इमरान खान साहब एतमाद खोते जा रहे हैं शायद, जो आजाद उम्मीदवार को भी वोट्स आ रहे हैं। आप ये नहीं, देखिए, ये आप किसी हद तक की बात कह सकती हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में थोड़े फिर भी पार्टी के जो वोट्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा हैं। तो आजाद उम्मीदवार के पाकिस्तान में देखिए, जब इलेक्शन हुए थे तो आजाद उम्मीदवार ज्यादा हो गए थे। लोगों को शायद पार्टियों से इतना कंसर्न रहा नहीं है, लोग आजाद उम्मीदवारों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि आजाद उम्मीदवार अपने काम की बुनियाद पर, अपने कैरेक्टर की बुनियाद पर, अपने खानदानी साख्त की बुनियाद पर वहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं और उनकी लोगों के साथ एक अच्छी पब्लिक डीलिंग होती है, जिसकी वजह से वो जीत जाते हैं। तो लोगों को वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। कोई तहरीक इंसाफ से है, कोई नून लीग से है, कोई पीपल्स पार्टी से है। तो गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि एजुकेशन रेशो बहुत अच्छी है और वहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ये जो हालात हैं आपके इलेक्शन के, वो थोड़े से लोग थोड़े से यानी कि न्यूट्रल रह के लोग चीज़ों को देखते हैं और आज़ाद लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है वहाँ पे। ये एक वहाँ पे ट्रेंड है। पहले भी क्या नाम, आज़ाद कश्मीर में भी ऐसे आपको माजी में भी नज़र आया कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी एजुकेशन की रेशियो है। जब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो वो ऐसी उस तरफ जाना चाहते हैं जो कि न्यूट्रल हो। तो आज़ाद उम्मीदवार एक तरह से न्यूट्रल होता है। सर, लेकिन मैंने तो यही सुना है, या जो मेरे इल्म में है, कि जो इक़्तिदार में होता है वहाँ से
वो लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, यानी कि इमरान खान हुकूमत में थे तो उन्होंने उन्हीं को सपोर्ट करना है, अगर नून लीग होती तो वो उन्हें सपोर्ट करते। तो ये जो दिल जीतने का मामला है और जो एतमाद जीतने का मामला है, ये किस हद तक वहाँ पे रहता है? देखिए जी, एतमाद जीतना और दिल जीतना तो उस वक्त आएगा ना जब आप वहाँ पे काम करवाएंगे, जब आप वहाँ पे हुकूमत करेंगे, काम करवाएंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे, मसाइल सुनेंगे, उस वक्त जाकर बात होती है कि हाँ जी आपके लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत है। जब आप वहाँ पे जाते नहीं हैं, आपकी वहाँ पे हुकूमत नहीं थी, खान साहब वहाँ पे गए कोई नहीं, तो वहाँ पर इमरान खान की मोहब्बत कैसे जा सकती है लोगों के दिलों में? नहीं जा सकती। और वहाँ पर जो मुकामी लोगों से जो वहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट से उन्होंने इलेक्शन जो जीता है, वो जारी बात है कुछ ले दे करा के सारे मामले करके वहाँ से उन्होंने इलेक्शन को जीता। को मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है ना, यहाँ पर जो इलेक्शन है वो ऐसा होता है माजी में भी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हो। उसकी वजह ये है कि आप का जो मुतनाज़ा आप जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, हिंदुस्तान इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है और हमारा जो बहुत सी जंगें हैं वो इसी एरिया को लेकर हुई हैं उनके साथ। वो कहते हैं ये हमारा एरिया है और उनका भी ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, तो वो कुछ और उसमें जारी बात है अगर वहाँ पर मिसाल के तौर पर ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जिनका इदारों के साथ लाइजोन ना हो, सर वो इदारे से मुख्तलिफ सिमत में चलें, तो फिर जब दोनों एक पेज पर नहीं होंगे तो वहाँ पर वैसी पॉलिसीज बनाना और उन लोगों को मोटिवेट करना उस लिहाज से मुश्किल हो जाता है। सर, जिस तरह से फजलुर रहमान का बयान आया है कि हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी ने दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया, आप इसे किस तरह से देखते हैं, कैसे नाराज़ कर दिया? पहले तो मौलाना साहब ये बताएं कि कौन से दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। जो मेरी जहाँ तक नज़र है वो सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। जो सऊदी अरब को नाराज़ करने का मामला है उसमें सबसे बड़ा इशू कश्मीर का है, ये ज़हन में रखिएगा। कश्मीर के ऊपर सऊदी अरब भारत को सपोर्ट कर रहा है और OIC के इजलास में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया जाता। अभी भी जो इजलास हो रहा है OIC का, उसमें कश्मीर का मामला एजेंडे पर है ही नहीं। तो जब पाकिस्तान का जो कोर इशू है वो कश्मीर है और जब पाकिस्तान उस OIC का रुकन है और उस OIC के रुकन होने की हैसियत से जब वो सऊदी अरब से कहता है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहाँ पर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, वहाँ पर मुसलमानों की आबादी को ख़त्म किया जा रहा है, हिंदुओं की अक्सरियत लाई जा रही है, तो बराए मेहरबानी उस मामले को OIC के इजलास में उठाएं। पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर कोई आप फौज भेज दें या वहाँ पर आप कोई बम चला दें। पाकिस्तान कह रहा है कि इसको पॉलिटिकली इस मामले को उठाएं, लेकिन आपकी OIC और सऊदी अरब उसको उठाने को तैयार नहीं है। तो जब सऊदी अरब इसको उठाने को तैयार नहीं है तो फिर क्या आप बताएं इसका दूसरा हल क्या है? इसमें ताल्लुकात ख़राब होने का मामला नहीं है, इसमें बेसिकली असूल की बात है। अगर असूल की बात पर आप अपने खड़े हो जाते हैं और आपका मौक़िफ़ मजबूत होता है तो आप जीत जाते हैं और आप फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बेहतरीन है इस वक्त। आपके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, आपके चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो गवर्नमेंट नहीं आ रही है अमेरिका में उसकी वजह से आपके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने वाले हैं और सऊदी अरब को मजबूरन पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका का झुकाव ईरान की तरफ होगा, वहाँ पर पाबंदियाँ ख़त्म होंगी, सऊदी अरब को तन्हाई का शिकार होगा और तन्हाई का शिकार होने के बाद वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा कि हमें इसकी कोई आउटपुट दी जाए और हमें कुछ सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है ना हमारी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चल रही है और हम इस वक्त एक अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। सर, आप ये देखें ना कि इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन में हमें कामयाबी मिली और भारत को फिर शिकस्त हुई, यानी अब हम उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो आप ये चीज़ कैसे देखते हैं कि यहाँ से अब उनको मुँह तोड़ जवाब मिलना शुरू हो रहा है? देखिए, अच्छी जो सफारतकारी है वो आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। और पॉजिटिव प्रोपेगेंडा को नेगेटिव ना लिया जाए, प्रोपेगेंडा से मतलब पॉजिटिव प्रोपेगेंडा और किया जाए पूरी दुनिया में तो इसका इम्पैक्ट आता है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो हुकूमतें थी माजी की वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, अपने इशू को एड्रेस नहीं कर पाती थी कश्मीर के। और इमरान खान ने दुनिया के हर फॉरम पे कश्मीर के इशू को बजाते खुद डील किया है, खुद उसको उस पर बात की है और लोगों को उसको बताया है, दुनिया को बताया है कि कश्मीर का इशू क्या है। अगर आप एक ही बात को बार बार करेंगे तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको वो बात सही हो या गलत हो आपके दिमाग में घुस जाती है, आपको वो इम्पैक्ट करती है।
यही तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया और इस पॉलिसी को जो उन्होंने अपनाया है बहुत अच्छा अपनाया है। और माजी में आपको मैं बताता चलूं कि भारत इस पॉलिसी पे काम कर रहा था कि वो टिक टिक कंटिन्यूअस वो टिक टिक करता था पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाने के हवाले से। उन पे ही साबित हो गया और अब चूंकि क्या नाम है पाकिस्तान अच्छी सफारतकारी कर रहा है, एक तो जहां पर मौका मिलता है वहां पर कश्मीर का इशू डिस्कस किया जाता है, उसके बाद लेटर्स लिखे जाते हैं, पूरी दुनिया को बताया जाता है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। तो ये जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे लेवल पे प्ले किया जा रहा है। माजी में पाकिस्तान कभी इतने अच्छे लेवल पे प्ले नहीं कर सका कश्मीर के हवाले से। सर देखिए, जिस तरह अंदरूनी मुल्क दौरान प्रवास खाने पीने की अशिया को उन्होंने बंद कर दिया हुकूमत ने, आप क्या देखते हैं इस तरह से कोरोना जो है वो कैसे रोकथाम में आएगा? नहीं, मैं समझता हूँ ये SOP है कि ठीक है प्रवासों में थोड़ा सा खाने पीने पर पाबंदी लगा दी है, चलें, मैं समझता हूँ बेहतर है, थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ेगा तो इट्स गुड, मैं समझता हूँ। तो सर जो अंदर लाहौर में जैसे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन ना बेड्स मिल रहे हैं ना ही आपको हॉस्पिटल्स में जगह मिल रही है, अच्छा, मैं अंदर के हालात ठीक नहीं है तो आपने बाहर का भी बंद कर दिया। नहीं, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि मैं हैरान हूँ जो मैं फिगर्स देख रहा हूँ कि लाहौर की जो फिगर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान की निस्बत बड़े बेहतर आ रहे हैं। यानी कि पिछली जब वेव आई थी तो उस वक़्त लाहौर के आपके हॉस्पिटल्स तो प्राइवेट क्या गवर्नमेंट क्या उसमें जगह नहीं थी, और इस वक्त आज के जो पेशेंट हैं 170 कुछ पेशेंट हैं लाहौर के। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी लाहौर पे कुछ अल्लाह का करम है, वरना SOP तो ये फॉलो नहीं करते हैं, सही सबसे ज़्यादा ना क्या नाम है लापरवाह है इस मामले में। लेकिन अभी भी कराची की निस्बत लाहौर के हालात बेहतर हैं, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान की निस्बत जो है ना, रावलपिंडी की निस्बत लाहौर के हालात बेहतर हैं। माहौलियाती आलूदगी में तो लाहौर आगे आ रहा है। नहीं देखिए जी, मैंने आपसे कहा पूरा कटकट वहाँ पे ज्यादा होता है और अब साबित लाहौर होता है। नहीं देखिए, उसकी वजह ये है कि वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम आलूदगी में नंबर 1 है लाहौर शहर, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो क्या नाम है पिछले कई सालों से इस पे बात हो रही है कि जी इसको कंट्रोल करने के लिए भी हम भट्टे बंद कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, हम ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन तमाम सूरत हाल के बावजूद भी हम उसके इंडेक्स को नीचे नहीं ला पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो पोल्यूशन के मैटर्स हैं और ये जो इंडस्ट्री लगी है लाहौर के इर्द गिर्द सारी, उस पर थोड़ा सा काबू करने की ज़रूरत है और उन मैटर्स को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ ये लाहौर नहीं है, जो लाहौर से मुज़ाफ़ात में जो इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ से जो धुआं उठता है उसकी वजह से भी एक स्मोक का मामला हो जाता है और एक इंडेक्स लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, कोरोना है, आपके पोल्यूशन के मामलात हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मामला ही करने पड़ेंगे, कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हुकूमत जितनी जोगी है मैं समझता हूँ वो कर रही है, और जो अब आप देखेंगे 25 नवंबर को पाकिस्तान को आलमी दुनिया में पाकिस्तान की जो कोविड की वजह से एफर्ट्स हैं उसको सराहा गया है, और जिस तरह से हमने पहली वेव के दौरान इकोनॉमी को भी बचाया और मरीज़ों पे भी कंट्रोल किया, तो उस पर पूरी दुनिया हमारी मोतरफ़ है और सारा दिन इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के ऊपर बात करता रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तारीफ़ करता रहा है। तो ये चीज़ें भी मैं समझता हूँ कि हमें नोट करनी चाहिए, और हुकूमत अगर कुछ स्टेप्स ले रही है तो कुछ सोच समझ के ले रही है, जारी बात है हमारी दुश्मन तो नहीं है, लेकिन बाज़ एडवाइज़र्स ऐसे होते हैं जो कि मिसगाइड कर जाते हैं, और उस मिसगाइड की वजह से आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती है, आम आदमी मसाइल में चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जो फ़ैसला लेने वाले इदारे हैं, ये फ़ैसला लेने वाले जो लोग हैं, वो आम आदमी की नब्ज़ पे भी हाथ रखें कि ये जो फैसले हो रहे हैं क्या इससे आम आदमी की रोटी रोजी तो बंद नहीं होगी। सर यही तो इमरान खान साहब ने भी बयान दिया है ना कि मैं आवाम को कोरोना से बचाते बचाते उन्हें भूख से नहीं मार सकता, लेकिन इस पे एलिगेशंस भी आए कि किस तरीके से तालीमी, जिस तरह अब हमारा तालीमी निज़ाम फिर से दरहम बरहम होने को जा रहा है, जैसे उन्होंने कह दिया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन हमने देखा कि ऑनलाइन का जो सिस्टम है ये फेल हो गया, और इमरान खान साहब ने मईशत की स्टेबिलिटी के लिए ये फैसला किया है। कुछ इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके यानी अंगेंस्ट हैं। आप किस तरह देख रहे हैं कि SOPs अगर स्कूलों में भी फॉलो कराए जाते तो एजुकेशन का किस तरह एलिमेंट मुतासिर हो रहा है? वैसे देखिए मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने स्कूल बंद नहीं किए, पहले तो ये टर्म थोड़ी सही कर लें, स्कूल बंद नहीं किए हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की, वहाँ पर ऑप्शन रखी हुई है आप ऑनलाइन क्लासेस लें, तो इसका मतलब है कि जो बिज़नेस है वो बंद नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फीसें भी आपको आ रही हैं और तो जो तनख्वाहें हैं टीचर्स को वो भी मिल रही हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने मोड ऑफ लर्निंग चेंज किया है, और मैं समझता हूँ मोड ऑफ लर्निंग चेंज करना एक अच्छी ऑप्शन है, और अगर ऑनलाइन बैठकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है और इसको एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। सर
बच्चे जो हैं इसको पसंद नहीं कर रहे ना, वो कहते हैं हमें यूनिवर्सिटीज जाना है, हमें स्कूल जाना है, हमें अपनी क्लास में बैठ के पढ़ना है। तो जब बच्चे ही नहीं इंटरेस्ट ले रहे तो किस तरह पढ़ाई होगी? मानो बच्चों का मूड तो चेंज होता रहता है, इसको तो हमने देखना है। बच्चे तो आपको, कल मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि बाबा आई वांट दिस होल शॉप। मैंने कहा जी आपको कैसे, मैं आपकी पूरी दुकान कैसे ले दूं आपको ये? तो बच्चे तो भी बच्चे होते हैं ना, वो तो कहते हैं। और एक दिन उसने मुझे कहा मुझे चॉकलेट का पूरा डब्बा भी खाना है। उन्हें जो सिखाया जाएगा वो वही करेंगे। वो कह रही थी मैंने पूरे चॉकलेट का डब्बा भी खाना है। तो मैं क्या करूं, क्या मैं उसके खिलाफ? नहीं, असल में बात बोला कि असल में बच्चे क्या सोचते हैं, मेरे ख्याल तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे आप देखें ना, हजारा यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा शफकत तेरा नाम रहेगा। अब क्या नाम है, ये चीजें दिस इज नॉट गुड। मैं समझता हूँ कि अगर वो उन्होंने मजाक में या जब भी जिस तरह भी उन्होंने कह दिया और वो एक ट्रेंड बन गया पूरे मीडिया पे, लेकिन इसको तो हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते किसी भी तरह से। कोई भी मकतबा फ़िक्र अप्रिशिएट नहीं कर सकता। बच्चे क्या सोचते हैं, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पेरेंट्स और पॉलिसी मेकर्स वो क्या सोचते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि फ़ैसला करने की सलाहियत उनके पास है, इंफॉर्मेशन उनके पास है। अगर बच्चों में इतनी काबिलियत होती तो फिर बच्चे पॉलिसी बना रहे होते। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक स्कूल नहीं चल सकते। बच्चे तो रोज़ सुबह उठ के यही कहते हैं कि आज तो स्कूल ना ही जाना पड़े तो बेहतर है, लेकिन पेरेंट्स उसको उठाते हैं, भेजते हैं कि जाने आप स्कूल जाएँ। तो ये तो मेरे ख्याल से बच्चों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि बच्चे क्या सोचते हैं। हाँ, पेरेंट्स और पॉलिसी मेकर, स्कूल मालिकान क्या सोचते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो स्कूल मालिकान के एसोसिएशन ने कहा है कि जी हम बच्चों को बुलाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उनको थोड़ी हड्डदर्मी से बाज रहना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आपको लेकर साथ चलना चाहिए। गवर्नमेंट से आप बात कर सकते हैं। सर, आपने गवर्नमेंट की बात की, जिस तरह से अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कायद का मसाइल हल करने के लिए 100 मंसूबे तैयार करने का कह दिया। अब क्या देखते हैं हमारे ये मसला तो चल रहा है, लोग शहर इस कायद का मसले मसला चल रहा है। से, यानी कि जो 100 मंसूबे हैं वो कैसे हल होंगे? देखिए जी, 100 मंसूबे बनाने को तैयार हैं और मसाइल हल करने को तैयार हैं। अब वो बताइए, वो जो इन्होंने पिछले दिनों एक पैकेज दिया था, बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ रुपीस का पैकेज था, वो कहाँ गया? वो भी कहीं हेर फेर हो गया, मुझे तो लगता है करप्शन की नजर हो गया वो। नहीं, करप्शन की नजर नहीं हुआ, वो करप्शन की नौबत पे नहीं आया अभी तक जी। आ जाएगा, यानी कि वो सब फारिग हो गया। अब वो जो ग्रीन लाइन बस मंसूबा था जी कराची के लिए, कराची की ट्रांसपोर्ट का जो मंसूबा था, आप बताइए वो कहाँ गया? वो भी नहीं हुआ। तो ये जो मंजूरी दे दी है ना, इसका मतलब ये काम नहीं होना। तो सर उनके आपस में जो है तजाद भी इतने उनके, तो सिंध हुकूमत को देख लें, इमरान खान साहब की बात ही नहीं सुनते। देखिए जी, इमरान खान साहब की बात नहीं सुनते हैं तो वो भुगत भी रहे हैं, 100 मंसूबों की कहानियां भी सुन रहे हैं। वो तो कहते हैं हमें डॉलर, हमें तो देते ही नहीं है पैसे, हम क्या काम कराएं? क्यों? उनका शेयर तो मिलता है ना उनको, जो 18वीं तरमीम के बाद जो उनका शेयर बनता है, कहते हैं हमारे पैसे कम कर दिए, हम कैसे काम करें? तो पैसे तो कम होने थे। जब आपका रेवेन्यू कम होना है तो आपके पैसे कम ही होने। सिर्फ आपकी कम तो नहीं हुए, पंजाब के भी कम हुए, केपी के भी कम हुए, बलोचिस्तान के भी कम हुए। सर यही बात है ना कि कोई भी इक्तदार में आ जाए, उनके बहानेबाजियां खत्म ही नहीं होती हैं, एक दूसरे पे डालते रहते हैं। नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो ये तो बड़ा पुराना ट्रेंड है ना कि मैं अपनी टोपी उसके आपके साथ डाल दूं, आप अपनी टोपी दूसरे के साथ डाल दें, दूसरा तीसरे के साथ, फिर पहले वाले के साथ टोपी गुम हो जाती है, और टोपी क्यों घूमती रहती है और वहाँ बेवकूफ़ बनती रहती है। ये कोई नई चीज़ तो नहीं, पुरानी है, पहले शुरू से चलता आ रहा है। अब तो लोगों को आदत हो गई है, बल्कि वो लोग समझते हैं कि जो अच्छी टोपी घुमाता है ना वो ज़्यादा सियाना है। लोगों को इतनी भी आदत नहीं हुई। आप ये देखें कि हाल ही में ना सिंध में ही लोगों ने ये मुतालबा किया, ताजिर बरादरी ने ये मुतालबा किया कि 6 बजे तक दुकानें बंद करने का हमें ना कहें, हमें 8 बजे तक करें, हम पे इम्पोज ना करें आप लोग। तो अब हमने देखा कि फैसला आ गया कि 8 बजे तक रहेंगी दुकानें कोरोना की वजह से। तो हुकूमत को, उनकी सिंध हुकूमत को भी ये देखना चाहिए कि आवाम की ख्वाहिशात का वो ख्याल करें। लेकिन अब कोरोना जो SOPs हैं, अगर वो ये नहीं करते दुकानदार इसको फॉलो, तो ये तो उनको सील कर देंगे। तो लाजमी बात है मईशत तो फिर भी स्टेबिलिटी में नहीं आएगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि उस तरह से सील नहीं होगा, उस तरह से मईशत बंद नहीं होगी जिस तरह से माजी में हुई है। जैसे माजी में बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था ना, एक कारोबार, एक चीज़ बंद हो गई थी, वो नहीं होगा। क्योंकि अगर वो होगा तो लोग भूख से ज़्यादा मर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद कोरोना से इतने मरे ना मरे, लेकिन भूख से ज़्यादा मर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत की जो ये पॉलिसी है कारोबार को सील करना, कुछ दुकानों को सील करना, ये बेहतर है, ये बेहतर है। और ऐसा रोजगार तो उस बंदे का भी जा रहा है ना, लेकिन वो बंदा फिर फॉलो भी तो करे। वो बंदा क्यों लोगों को मौत बांट रहा है? आप देखिए ना, एक शख्स कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, एक वकील साहब पेश हुए, डॉक्टर साहब थे, उन्हें चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुए, और पेश होकर वो कहते हैं कि जी सर ये मेरा केस है। तो चीफ साहब ने उनको कहा कि ठीक है जी, आप देखते हैं हम इसको। उन्होंने कहा देखिए, मैं अपने प्रोफेशन के साथ बड़ा डेडिकेटेड हूँ
और मैं अपने प्रोफेशन के लिए हर काम करने को तैयार हूँ, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ। आप ये अंदाजा लगाएं कि मुझे कोरोना है फिर भी मैं यहाँ पर आके खड़ा हूँ। अब आप ये बताइए, आप इसको अक्लमंदी कहेंगी या बेवकूफ कहेंगी? मैं तो बेवकूफी कहूंगी, अक्लमंदी तो नहीं है सर ये। ठीक है, आप जिस तरह कह आपने उसका कारोबार बंद हो गया जनाब, अगर आप मौत बांटेंगे तो आपका कारोबार बंद ही होना है। बिल्कुल। आप कम से कम अपनी दुकान की हद तक तो एसओपी को फॉलो करें। वो चीफ जस्टिस ने कहा जनाब आप यहाँ पर खड़े कर क्या रहे हैं, अगर आपको कोरोना है तो आप यहाँ पर क्या लोगों को मारने के लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा सर मैं तो अपने प्रोफेशन के साथ दूंगा। आप प्रोफेशन के साथ लॉयल नहीं है, आप हमारे साथ सबके साथ जाति कर रहे हैं। सर ये तो आम हो रहा है, हम आपके बयानात नहीं सुनेंगे, हम आपके बयानात नहीं सुनेंगे और आप ऐसा करें कि जो भी है वो रिटर्न हमें देके यहाँ से निकल जाए। तो वो साहब रिटर्न देके निकल गए। तो जो लोग बेवकूफ़ हैं, जो लोग नहीं एसओपीज़ को फॉलो करते, तो उनके कारोबार बंद ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो लोग कोरोना फैला रहे हैं उनको दावत दीजिए कि मजीद आप कोरोना फैलाएं, इसको भी कर दें, उसको भी कर दें? फिर तो हम ये एलिमेंट कम देख रहे हैं कि पहले इन्होंने आगाही मुहिम भी चलाई थी और सारे चैनल्स इस चीज़ को लेके चल रहे थे कि कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी आ जाती है कि जिसमें बताया जाता है कोरोना इस तरीके से आप महफूज रह सकते हैं। साबुन के हैं, सैनिटाइजर्स के हैं, अभी कोई आगाही मुहिम भी नहीं है, बस एक ही बात की जा रही है एसओपीज पे फॉलो करें। अब आप ऐसी कैसी बात कह रही हैं मानो आप लगता है मोबाइल कम इस्तेमाल करती हैं। आप ये देखिए ये हो रहा है। अच्छा मेरी बात तो सुने, अच्छा मेरी बात तो सुने। एक बयान मैं भी शामिल करती हूँ, बैनुल अक़वामी है ना, उन्होंने कहा है, एक आया था मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, उन्होंने कहा है कि ना आपको ना बंद करने की सबको ज़रूरत नहीं है, कोरोना में आज़ाद रखें सबको, कोरोना ऐसे नहीं फैलता। तो ये बात बाहर से यानी कि आलमी दुनिया की ये बात आप दोनों की बात आ गई। पहले तो मैं बानों की बात कर लूं कि गवर्नमेंट लोगों को आगाही मुहिम नहीं दे रही, अगेन नहीं दे रही सर। आपने सुन ले मेरी बात सुन लेना, मैं तो बल्कि लोग डिप्रेशन में चले गए इस आगाही मुहिम से, आप कहते हैं नहीं दे रही। आप फोन करें, आप अभी किसी को फोन मिलाएं, साथ ही वो चल पड़ती है। कोरोना जानलेवा साबित हो सकता है, एसओपीज़ को फॉलो करें। आप देखें कॉल्स, आप इतना टीवी नहीं देखती जनाब, आप इतना टीवी नहीं देखती जितनी आप कॉल्स करती हैं। आप हमारा जो ट्रेंड है ना, हम जितना कॉल्स करते हैं उतना हम टीवी नहीं देखते, हम सोशल मीडिया में टाइम जितना हम कॉल्स पे गुजार रहे होते हैं। ज्यादा होगी, बैलेंस ही नहीं होता, कहाँ कॉल करेगा कोई। चलो खैर, अब इतनी भी महंगाई नहीं है, कॉल का ना बहाना करो। अभी कल तुम इतनी लंबी कॉल करी थी, ऐसी बात नहीं है करो, क्या नाम है, हाँ ये कॉल का बहाना ना करो। हाँ लेकिन ये बात जरूर है कि महंगाई तो हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट, मैं तो ये सोच रहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम ये मोबाइल फोन के ऊपर टोन तो हटाए कि कोरोना की ये करें, कोरोना का वो करें। जनाब अब मैं तो फोन करके मैं यूं कर लेता हूँ कि यार वही कहानी सुनने को मिलेगी। ठीक है, अब एडिट मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा बड़ी कंपेन तो इस पे चल रही है, क्या जरूरत है लाखों रुपए कोरोना की दूसरी लहर का पहले ही बता दिया गया था कि नवंबर दिसंबर में आएगी। उससे पहले यही तैयारी की जा रही थी कि कोरोना के एसओपीज अब क्या तैयार किए जाएंगे, लेकिन अब जो भी तैयार किए जा रहे हैं उससे तादाद बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। देखिए जी, बात है कि बात एसओपीज़ की को फॉलो करना तो एक बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक है करना चाहिए, लेकिन एसओपीज़ फॉलो करने के बावजूद भी जो कोरोना केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। जी सर, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि आगाही फिर से करें। आप आगाही जो है देखिए मैं समझता हूँ कि हो रही है, और जिस तरह अभी इकरा ने कहा ना कि ये जो जितने भी क्या नाम है, क्या बात करनी थी आप इकरा, वो भी मेरे दिन से एसओपीज़ तैयार किए गए थे। हाँ एसओपीज़ तैयार किए गए थे कि दिसंबर में कोरोना आएगा पहले। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में एसओपीज़ को फॉलो करने का रवाज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, और हमारे यहाँ लोगों ने करना भी नहीं है। ये बस जो थोड़ा बहुत शॉपिंग मॉल्स हो गए या फिर रेस्टोरेंट्स हो गए जहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, सुपर स्टोर्स हो गए वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है, लोग कर लेते हैं, वो भी बाहर करते हैं ना जाके उतार देते हैं। तो सर आप ये देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम दोबारा आ जाएंगे। तो स्मार्ट लॉकडाउन तो कब का शुरू हो गया, माइक्रो भी शुरू हो गया है सर, वो तो फिर स्मार्ट भी हो गया, माइक्रो भी हो गया। ये लॉकडाउन जरूरी है, देखिए जिस सेक्टर में अगर कोरोना आ जाएगा उस सेक्टर में तो आप काम नहीं कर सकते ना, उसमें तो आपको सारी बात है कि बंद करने पड़ेंगे, वो इलाके भी बंद करने पड़ेंगे। तो आगाही मुहिम एक जिम्मेदारी की बात है जो कि करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये जो सर्दियाँ जो है ना ये कोरोना के हवाले से खतरनाक ही है। आप देखिए अमेरिका के लोग पढ़े लिखे हैं, एसओपीज़ को फॉलो भी करते हैं, और दुनिया के सबसे ज्यादा केसेस भी अमेरिका के अंदर ही है, अमवात भी सबसे ज्यादा वहीं पर है। तो फिर देखेंगे भी एक फैक्ट है, अब लोग कितना बच सकते हैं। अब देखें ना, अगर अल्लाह ना करे हमारे एक क्या नाम है बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बता रहे थे वो अब नाना बन गए हुए हैं, तो कहते हैं कि हम घर में ना दूसरों से ना हाथ नहीं मिलाते, हमारे घर की आ भी तो हम हाथ नहीं मिलाते। कहते हैं अब देखें कि मेरा नवासा छोटा सा है, अब जो मेरा दामाद मुझसे मिलने के लिए आया तो हम दूर से ही ना उसको अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं। अब मेरा नवासा है छोटा तो भागा है और सीधा मेरी गोद में चढ़ गया, किधर गया एसओपीज़।
अब अगर वो आया है मेरे पास, इसका मतलब है कि वो अपने माँ बाप के पास भी रहता है। जी, तो अगर उनके माँ बाप को कोरोना है, अल्लाह ना करे तो मुझे हो जाएगा। हो जाएगा ऐसे ही। सर, तो जिस कहते हैं हम तरह कैसे, से हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो सेटअप है वो ऐसा है कि हम एक हद तक इसमें काबू कर सकते हैं। हम उसके बाद फिर अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। एक हद तक काबू किया जा सकता है, लेकिन लोगों को डिप्रेशन में भी नहीं ले जाया जा सकता। आप देखिए लोग डिप्रेशन में जाकर ना, लास्ट जो वेव आई थी लोग डिप्रेशन में बहुत चले वो गए चले गए थे थे और यही सोचे थे कि यही जिंदगी है, हमने घर में बस बैठना है, यूं महसूस हुआ था पूरी दुनिया को कि शायद क़यामत आ गई है और सब कुछ खत्म हो गया है और अब मरने का वक्त करीब है। मीन्स ऐसा डिप्रेशन आ गया था लोगों को। इससे हमें बचाना है, लोगों का कारोबार चलाएं, जिंदगी चलाएं, साथ साथ उनको सर, SOP जिस फॉलो तरह करने की से तलकीन बानो करें। ने कहा कि लापरवाही एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे घर में माँ बाप हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, ये सारे जो पेरेंट्स और बड़े लोग हैं जो घर के होते हैं, उन्होंने कोरोना SOPs को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और करते भी हैं, लेकिन जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, वो इन सब बातों पे अमल नहीं करती है। वो कहते हैं हमें बाहर जाना है क्योंकि उनको इसकी लत है। तो क्या लापरवाही इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है, यूथ की है या पेरेंट्स की है? देखिए जी, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो पेरेंट्स की आएगी। जी, अगर बच्चे जो हैं वो फॉलो नहीं करते हैं तो बच्चों का कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में है। सर, लड़के तो आपको पता है यूथ के क्या 18 साल के हों, 12 साल के हों तो बाहर निकल जाते हैं, सुनते ही नहीं, नहीं, दरवाजा बंद लेकिन करके ये बैठे आपका रहते हैं। ख्याल है ना, अगर आप अपने बच्चों का कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप किस बात के माँ बाप हैं? तो सर, यूथ को खुद नहीं सोचना? नहीं, कैसे सोचेगी? इस उम्र में कहाँ सोच आती है? इस उम्र में तो आप बाइक पे बैठ के खुद को अजय देवगन महसूस करते हैं, आप हाथ छोड़ के बाइक चलाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, खुद को आप सुनील शेट्टी समझ रहे होते हैं। ये उम्र ही ऐसी है, ये एज फैक्टर ही ऐसा है। अगर इस उम्र में अकल आ जाए तो ये इसको, इस उम्र को बचपना क्यों कहा जाए? ये बेसिकली मेच्योरिटी लेवल नहीं है, मेच्योरिटी लेवल पेरेंट्स के पास है। और अगर अपनी मेच्योरिटी लेवल को यूज करते हुए पेरेंट्स बच्चे का कंट्रोल नहीं कर पाते तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स की नाअहली है। पेरेंट्स वो किस बात के पेरेंट्स हैं मैं समझता हूँ, जो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका मतलब उनकी ट्रेनिंग में मसाइल है, उनकी सोच में मसाइल है कि बच्चों की सोच उन पर हावी हो जाती है और वो अपनी सोच को बच्चों पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ये उनके मसाइल है पेरेंट्स के, उनको इन मसाइल पे काम करना सर, चाहिए। अगर वो इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को दुश्मन समझ रहे होते हैं। लेकिन ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को समझाना कि हम आपके दुश्मन नहीं है, वो बच्चे हैं। उनको बिठाएं, जब एक दफा बताएं, 2 दफा बताएं, 3 दफा बताएं, 4 दफा बताएं, वो 4 दफा नहीं सुनेगा, 5 दफा सुन लेगा, 6 दफा फिर सुन लेगा। देखिए ऐसा नहीं है ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है कि ये हो नहीं सकता, ये सब कुछ हो सकता है। सिर्फ आपको मजबूत जहन की जरूरत है जो कि बच्चों को कंट्रोल कर सके। जी बानो, आपका और इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।